हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। और जैसा कि सबको पता है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसी के साथ अब जो है यूपीएससी की तैयारी जैसा कि आप कर भी रहे होंगे, लेकिन इस समय जो है आपकी जो परीक्षा की घड़ी जैसी जैसी नज़दीक आती जाएगी वैसी वे आपके तैयारी की जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ जो है हम एक बार फिर से आपके लिए जो यूपीएससी प्री परीक्षा है उसके लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो है दृष्टि आईएएस संस्थान की टेस्ट सीरीज है। तो दृष्टि आईएएस संस्थान को बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और इस आधार पे आप समझ सकते हैं कि इस जो टेस्ट सीरीज की कितनी महत्व है, कितना महत्व है और कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है कि सारे पेपर के जो है क्वेश्चन सारे क्या कुछ भी इससे आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ठीक है, ये हम क्यों कह रहे हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं, जो मैंने 2023 की जो टेस्ट सीरीज भी कराई थी और उसकी मैंने परीक्षा भी दी थी, तो उस टेस्ट सीरीज से जो 2023 की टेस्ट सीरीज है उसमें बिल्कुल मैटर चेंज हो गया। ठीक है, यूपीएससी ने जो है अपना मैटर थोड़ा मॉडरेट लेवल और लेंथी लेवल में बना दिया। ठीक है, अगर हमसे यूपीएससी क्या है, यूपीएससी का नज़रिया और हमसे क्या चाहता है, यानी क्या स्टूडेंटों से चाहता है, वो किस तरीके के स्टूडेंट को चाहता है, ये तो फिर वही जान सकता है। लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये जो है थोड़ा उसमें देखते हैं, मेंटलिस्ट तरीके से देखते हैं कि लड़का जो है स्टूडेंट है जो आ रहा है वो आगे आने वाले समय में जो आईएएस बनेगा उसका जो मेंटलिस्ट इतना यानी माइंड इतना अच्छा होना चाहिए कि वो बड़े बड़े लेंदी सवालों को देखकर भी वो घबराए नहीं। ठीक है, मतलब बेस पॉइंट को वो पकड़ना जानता हो। ठीक है, और यूपीएससी की तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हैं और फिर आप जानते भी हैं कि कितना सिलेबस कवर करना होता है और कितना ज़्यादातर उसमें टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल जो है आप सिलेबस की अगर नज़रिए से देखें तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से, जितना मैं 3 साल से परीक्षा दे रहा हूँ, जितना हमने अनुभव दिया है और इस वर्ष मैंने मेंस भी दिया है। ठीक है, और इसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो भी ज़्यादातर पोर्शन है जो हमें एनसीईआरटी से बेसिक से ही मिलते हैं। अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फिर भी आपको एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी तो बेस्ट है। ठीक है, कोई भी लेवल टफ हो, टफ उसके ही बनता है, पहले आप बेस तैयार कीजिए। और ऐसा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं जो, अगर मैं देखूँ तो सरकारी स्कूल से मैंने किताबें ली थी जो 6, 7, 8 की किताबें, लगभग 3, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो है उसी बुक से जो है, 3 बुक हैं शायद में, 6, 7, 8 की, हिस्ट्री की और पॉलिटी की, उससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखे हैं और थोड़े बदल बदल के आए हैं, लेकिन आए उसी से। ठीक है, और मैंने 2023 की भी टेस्ट सीरीज कराई थी, वो भी इसी चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप उसको भी विजिट करना चाहें तो देख लें, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन नहीं आए तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें नॉलेज तो है ही और नॉलेज इसी में भी है। इस जो टेस्ट सीरीज है, अब ऐसे ही आपको दिन प्रतिदिन हम आपको एक टेस्ट सीरीज देते जाएंगे और आप भी सॉल्व कीजिए। और हम भी, अगर इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमको भी फ्री देना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें अपने आप को इसके अनुसार लेकर चलना है। और जितना कीजिए आप उतना, जितना पढ़ना है उतना इस तरीके से पढ़िए कि आप उस तरीके को, मतलब उस टॉपिक को आप निचोड़ दीजिए बिल्कुल इस तरीके से, यानी आप खड़े हो जाइए कि आप पूछना है, आप क्या पूछो। ठीक है, इस तरीके से आपको तैयारी करना है कि आप पूछिए क्या पूछना है। उस टॉपिक, जिस टॉपिक में आप एक टॉपिक की तैयारी कीजिए, आप उस टॉपिक में इस तरीके से उसको निचोड़ दीजिए कि आप ये कह सके, आप पूछिए क्या पूछना है। ठीक है, यानी कोई सा भी क्वेश्चन, उसको बेस से लेकर टॉप तक इस तरीके से तैयारी कीजिए। और जैसा कि मेंस, अभी प्री तो आपका कुछ नहीं है, अगर आप एक दो बार मेंस दे चुके हैं तो आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है और वो आप समझदार भी हैं। अगर आपने नहीं दिए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये तो सिर्फ आपकी, ऐसे समझ लीजिए, शुरुआत है। जब आप मेंस देंगे तब आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस लेवल तक आते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन किस लेवल तक की हमको तैयारी करनी पड़ती है और किस तरीके से हमको लिखना पड़ता है, इस तरीके से। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो एक वो चलनी लगी हुई है आपको, यानी पढ़ने ही वाले लड़कों को सेलेक्ट करना है। जो दिखावा है, जो फैशन है, जैसे कि मूवी आई 12th फेल और एक शादी में जरूर आना, इन सब के जो मोटिवेशन की हवा भरी हुई लोग जो आते हैं, उनके लिए ये छलनी लगी हुई है कि भाई तुम अभी बच्चे हो, अभी थोड़े साइड से रहो। ठीक है, इस तरीके से, और हमें इस तरीके से ही तैयारी करके चलना है कि हमें मोटिवेशन तो थोड़ी देर के लिए हवा है, हमें उस हवा को नहीं मिटना है। हमें अगर रियल में एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, और आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपने किस तरीके की, अगर आप क्वेश्चन को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का आपका लेवल है इसका, और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और जैसा कि पिछली बार, जो पिछले 2023 के एग्जाम में इन्होंने क्वेश्चन किए थे, जो इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, केवल 1, केवल 2, केवल 3, जो एलिमिनेशन वाला मेथड था, वो भी मेथड जो है फेल हो गया था इस जो 2023 के साल में। और टफ आना भी चाहिए। ठीक है, टफ में ये है, अगर कोई पेपर टफ आता है तो उसकी कट ऑफ नीचे रहती है, ये बात सही है। तो आप, अगर आपका बेस तैयार है, अगर आपका 40 क्वेश्चन है नहीं, ओनली पॉलिटी और हिस्ट्री और इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, 4 विषय का आप सिर्फ बेस तैयार कीजिए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं वो हम किसी दिन बताएंगे आपको, उन्हीं को आप अच्छे से तैयार कीजिए, बस अच्छे से तैयार कीजिए। ये नहीं है कि हाँ एक बार पढ़ लिया तो आप 5 बार रिवाइज कीजिए, 10 बार रिवाइज, आप पढ़ना ही चाहिए। सिर्फ आप पढ़िए, उसको फिर मन लगा के पढ़िए, मतलब उसको ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो है क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आते फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रख दिए जैसे और वनडे एग्जाम में होता है। इसमें क्वेश्चन एकदम सटीक और अंतर लेवल तक के आते हैं, कि मतलब आपकी समझ कितनी है, क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फैक्ट इसमें ज़्यादा काम नहीं करते, और आप लोग बस 2-3 सब्जेक्ट, अगर आप 2 भी सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लें, ज़्यादा टाइम इधर उधर देने, लेकिन हम कहते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं कि सारे टॉपिक की तैयारी, जो सारे विषय की तैयारी लेकर चलेंगे तो आपको मेंस देने में तकलीफ नहीं होगी। अगर आप सिर्फ प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसलिए तो कुछ नहीं है, आप कर लीजिए, रट्टा मार के भी कर लीजिए, लेकिन मेंस में आपको उतनी डबल तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस में प्री के बाद आपको समय नहीं मिला। जैसे 26 मई को प्री होना है, इसके बाद आपको अगस्त में जा करके, अगस्त सितंबर में आपको मेंस देना है। ठीक है, 2-3-4 महीने का टाइम मिला, अब मेंस की ठीक से तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अभी से समझिए कि मेरा प्री क्वालिफाई हो गया, मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक, इस लेवल की आप पढ़ाई कीजिए। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, और मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग ऐसे तो है नहीं जो थोड़े कोई लेवल, मतलब निचले लेवल के लोग तो हो नहीं, आप एकदम नेक्स्ट और नेक्स्ट लेवल के माइंड डेवलपमेंट के लोग हैं। क्योंकि आप यूपीएससी के लिए अगर आपने क्लिक किया तो आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छे लेवल की जो है तैयारी में है, जो इंडिया की नंबर 1 वैकेंसी है, नंबर 1 जॉब है, उसके तहत है, और आपको देश का उद्धारकर्ता बनना है। इसलिए अगर इस पूरे को समझाने के लिए अगर हम बैठ जाएं, 100 क्वेश्चन को समझाने के लिए बैठ जाएं, तो कम से कम 10-12 घंटे आपको समझाने में निकल जाएंगे। इसलिए कोशिश करेंगे हम थोड़ी थोड़ी, आपको हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे, और जो है और थोड़े थोड़े आपको उसमें कंसेप्ट भी देते चलेंगे, यानी उसमें जो गलतियां हैं, क्यों है, क्या है, इस तरीके से पूरा विश्लेषण तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, और पेपर में भी अगर उसके गहराई में जाओ तो ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इतनी गहराई से और आप लोग भी नहीं देख सकते। तो आप लोग सब्जेक्ट वाइज चलिए, लेकिन इसमें आपको ये मदद मिलेगी, आप ये सोच के चलिए कि आपको क्वेश्चन की ये मत सोचिए कि इससे क्वेश्चन आ जाएंगे, बस आप इतना सोचिए कि आपको ये टॉपिक है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं, आप इसको भी देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें क्या है, अफ्रीकी चीतों की तुलना में एशियाई चीते छोटे होते हैं, लेकिन उनकी खाल मोटी होती है। ठीक, कथन नंबर 2 है, संरक्षित क्षेत्रों में 90% चीता शावकों की मृत्यु का प्रमुख कारण परभक्षण है।
कथन नंबर 3 है एशियाई चीते वर्ष 1952 तक भारत से विलुप्त हो चुके थे। कथन नंबर 4 है अफ्रीकी चीतों को जो IUCN रेड लिस्ट में सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, अब इसमें देखना है उपयुक्त में से कौन से सही है। ठीक है, पेशेंस आपको रखना है, बिल्कुल पेशेंस, हड़बड़ाना नहीं है। आपको पूरा क्वेश्चन, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आप आदत डालिए। पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है बिल्कुल कायदे से और शांति से, और उसमें ये पूछना है कि सही है या गलत है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन सही के बाद एक गलत वाला यूपीएससी लगा ही देती है। ठीक है, क्योंकि लड़का जो है टाइम का प्रेशर भी रहता है, एग्जाम का दबाव भी रहता है, और थोड़ा जो है मेंटली दबाव भी रहता है, और एक जुनून भी रहता है कि अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, और एक कष्ट भी रहता है। तो इस तरीके के आप उस प्रेशर से उभरने के लिए आपको क्या है, उसको थोड़ा अपने आप को पेशेंस बना करके क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि कौन से क्वेश्चन जो है, कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें देखिए अफ्रीकी चीतों की तुलना में एशियाई चीते छोटे होते हैं लेकिन उनकी खाल मोटी होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो खाल मोटी किसकी होती है, खाल मोटी, और उसके शरीर पर बाल, ठीक है, जो ठंडे मौसम में रहते हैं। ठंडे मौसम में जितने जो चीते रहते हैं, जो भी जीव जंतु रहते हैं, उनमें क्या है, उसके शरीर पर जो है टेम्परेचर, जो तापमान संतुलन करने के लिए जो उसके शरीर पर मोटी खाल होती है और उसमें चमड़ी होती है। ठीक है, चमड़ी को नीचे उसमें चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे उसे सर्दी कम एहसास होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अफ्रीकी चीतों की तुलना में एशियाई चीते छोटे होते हैं और उनकी खाल मोटी। अब एशियाई की जो है, आप अगर आप एशिया को आप कंसिडर कर पा रहे हैं, एशिया को आप देख सकते हैं, अपने मन में एक इमेज बनाइए कि एशिया कहाँ से लेकर कहाँ तक है। ठीक है, भारत के कुछ एरिया को छोड़कर, बल्कि भारत में भी अगर देखें तो एशियाई महाद्वीप जैसा जो है, हिमालय के बाद उधर थोड़ा मतलब टेम्परेचर डाउन ही हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कथन जो है सही है। और अफ्रीका में आपको पता है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों ही रेखा वहाँ से गुजरती हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर यहाँ की एशिया की तुलना में अफ्रीका का टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इस कारण से ये कथन सही है। अब संरक्षित क्षेत्रों में 90% सबकों की मृत्यु का जो प्रमुख कारण है वो परवच्छड़ है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो परवच्छड़ है, परवच्छड़ किसके द्वारा होता है, जैसे जो शेर के बच्चे हैं। ठीक है, शेर के बच्चे क्या है, उनके ही बच्चे जो आपने एक एरिया में संरक्षित तो कर दिए, लेकिन उस संरक्षित एरिया में भी जैसे कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो इसके बच्चों को खा लेते हैं, यानी शेर के बच्चों को भच्चड़ कर लेते हैं, जैसे कि आपका शेर खुद ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तेंदुआ है, और लकड़बग्गे हैं, और सियार हैं। इसके जो है परवच्छड़ के ये मुख्य जिम्मेदार हैं। ठीक है, और जो संरक्षित क्षेत्रों में जो 90% मृत्यु दर है बच्चों की, वो इसी के कारण होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है एशियाई चीते जो है वर्ष 1952 तक भारत से विलुप्त हो चुके थे। ठीक है, तो ये भी सही है, ये क्या है, भारत से विलुप्त हो चुके थे। और 1952 में इसमें जो है किसके कारण आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर्यावरण जो है वनों की कटाई वगैरह, ये तो आप समझ सकते हैं अगर आप पर्यावरण पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, इसके कारण ये विलुप्त हो गए। ठीक है, इसके बाद है अगला कथन है अफ्रीकी चीतों को IUCN रेड लिस्ट में सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, तो सुभेद क्या है, जो सुभेद एक श्रेणी होती है, जैसे संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त, या जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी, तो इस तरीके से ये वनरेबल में है, सुभेद में है। ठीक है, तो ये चारों ही कथन आपके सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कथन और कारक। ठीक है, कथन और कारक ऐसा लगता है इसको देख करके जैसे यूपीएससी का ये फेवरेट जो है टॉपिक बन गया। ठीक है, यूपीएससी का क्या है, ये फेवरेट जो है टॉपिक बन गया कथन और कारक, क्योंकि अभी जो यूपी पीसीएस ने आरओ का पेपर करवाया है, और ज़्यादातर जो है आरओ का पेपर जो यूपीएससी है जो वो यूपीएससी की ही जो है बराबरी करने की कोशिश करता है।
तो उसकी ही जो अनुसरण करता है, यूपीएससी का ही अनुसरण करता है। तो इस तरीके से जो आरओ का एग्जाम हुआ और पिछली बार भी जो 2023 का पेपर देखते हुए इसमें ये लगता है जो कथन और कारण, ठीक है, दोनों तो इसके मेजर टॉपिक बनते चले जाते हैं यूपीएससी के। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा आने की संभावना रहती भी है, ठीक है। तो देखिए कथन नंबर 1 है, वन्य जीवों और वनस्पतियों यानी साइट, ठीक है, कि लुप्तप्राय प्रजातियों में जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के कोप 19 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 में भारत के शीशम को सम्मेलन के परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया था, ठीक है, परिशिष्ट 2 में शामिल। अब इसमें परिशिष्ट होती हैं, अभी हम बता रहे हैं कि जो रेड लिस्ट की डेटा बुक है उसमें क्या क्या कौन कौन से परिशिष्ट में आते हैं। जो परिशिष्ट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको अनुसूची समझ लीजिए आप, परिशिष्ट मतलब एक सूची बना के रखते हैं। तो इसमें क्या है, अब अगला कथन जो है आपका परिशिष्टि जो है परिशिष्ट 2 में एक पक्षकर के अनुरोध पर शामिल प्रजातियां शामिल हैं, शामिल प्रजातियां शामिल हैं जो पूर्व से ही प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित कर रहा है तथा जिन्हें अस्तर या अवैध शोषण को रोकने के लिए अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कथन नंबर 1 तो आपका बिल्कुल सही है और एक ये जो दूसरा है ये कथन गलत है, ठीक है। इसमें क्या बताना होता है, इसमें ये बताना होता है ये कि कथन 1 2 दोनों ही सही है और कथन 2 1 की व्याख्या कर, ये भी देख लेना, कथन 2 1 की व्याख्या, कभी कभी ऐसा करता है कथन 1 2 की व्याख्या करता है, ठीक है। आज में अगला क्या है, इसमें इस तरीके के ऑप्शन आते हैं जो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। कथन सी जो वो सॉरी सी ऑप्शन है, कथन 1 सही है किंतु आर गलत, यही आपका आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए अब साइट क्या है, अगर हम साइट्स के बारे में जाने तो साइट क्या है, सरकारों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता है, जो व्यापार, ठीक है, जो जीव जंतु हैं, जो जीव थे उनके जैसे शेर है चीता है, इनका व्यापार पर इसने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये, तो इसमें ये रोक लगाता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो प्रथम सम्मेलन है ये कब हुआ था, ये 1975 में हुआ था, ठीक है, 1975 में हुआ था सैट का प्रथम सम्मेलन और भारत इसमें कब 1976 में शामिल हुआ था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। और जो कौन सा देश बना था, ये 25वां देश बना था, ठीक है, भारत ही 25वां देश बना था। और जो कॉप 19 की जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो बैठक हुई है, ये जो पक्षकारों का सम्मेलन है, एक इसकी भागीदारी है, जो पक्षकार हैं इसको मानते हैं, तो ये पनामा शहर में हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसके बाद देखते हैं, अगर हम इसकी बात करें साइट्स की जो है जो भारत के शीशम, दूसरा कथन है पक्षकार में एक अनुरोध पर शामिल, ठीक है, कि जो पूर्व से ही प्रजातियों का व्यापार को नियंत्रित कर रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, जो पहला दिया गया था क्या, लुप्तप्राय शीशम को सम्मेलन के परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये भारत के जो शीशम है जिसका नाम है डालबर्गिया शीशु को जो परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया था, वो कब, वो एक सम्मेलन के दौरान शामिल किया गया था और इसके जो नियमों को एक सूची है उसके नियमों के अनुसार इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी जो परिशिष्ट है वो 3 परिशिष्ट होती हैं, कौन कौन सी। परिशिष्ट नंबर 1 में उन प्रजातियों को रखा जाता है जो वन्य जीवों एवं पादपों में सबसे अधिक संकटग्रस्त है, ठीक है, सबसे अधिक संकटग्रस्त हैं, जिन्हें हम इंडेंजर कैटेगरी बोलते हैं। परिशिष्ट 2 में उसको हम रख देते हैं जिसको निकट भविष्य में, आने वाले भविष्य में लुप्त होने का खतरा है, ठीक है। अभी ऐसी कोई मतलब निश्चित नहीं है कि यह लुप्तप्राय में श्रेणी में आ ही जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन एक शंका के तौर पर देखते हैं इसको परिशिष्ट नंबर 2 में। अब परिशिष्ट नंबर 3 की बात करें तो इसमें उन सूची जो उनको रखा जाता है जो इसके पक्षकार के अनुरोध को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, इसमें परिशिष्ट नंबर 2 दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, यही आपका क्या है, गलत है, परिशिष्ट नंबर इसमें 2 दिया गया लेकिन 2 नहीं है इसका
3, अगर यहाँ पर 3 होता तो आपका ये सही होता, ठीक है, ये गलत है। इस तरीके के इसके 3 परसेंट होते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो इसमें कथन दिए गए हैं और 3 कथन दिए गए, इसमें आपको सही कथन छांटने हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले देख लो, सही कथन है। कथन नंबर 1 है निडेरियन जेलीफिश समुद्री एनीमोन और प्रवाल सहित जलीय जीवों के जो एक समूह को संदर्भित करता है, ठीक है। कथन नंबर 2 है सभी निडेरियन यौन प्रजनन में सक्षम है। कथन नंबर 3 है कुछ निडेरियन शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो अब इस निडेरियन शब्द की जो दिया गया है, इसमें निडेरियन शब्द के बारे में जान ले, जो जिसे सिलियंट्रेट आपने सुना होगा, ये थोड़ा घुमा के दे दिया, अगर आप सिलियंट्रेट होता तो आप तत्काल समझ जाते। तो इसमें क्या है, निडेरियन, निडेरियन चूंकि जिसे क्या सिलियंट्रेट भी कहा जाता है, और लगभग लगभग जो है साइंस ने कहा है इसमें कितनी 9000 से अधिक प्रजातियां जो एक समूह बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर जो है समुद्री जीव हैं, ठीक है, ज्यादातर कौन से समुद्री जीव। जैसे निडेरियन में जो है अगर हम बात करें तो क्या है, प्रवाल है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, समुद्री एनीमोन है, और समुद्री पिच है, और समुद्री स्विप है, समुद्री व्यंजन और भी हैं जो, तो इसके एक बड़े ग्रुप के रूप में है, ठीक है। तो ये बड़े ग्रुप में यही ये संदर्भित करता है कि एक बड़े जो समूह को, बड़े समूह को संदर्भित करता है, ठीक है। इसका और भी है, कई एक प्रजातियां और हैं, इसलिए जो जितनी हमें याद थी उतनी हमने बता दी, लेकिन और भी हैं, आप इसको एक बार जाके देखकर अपनी जो है नोटिस जरूर करें इसको। अब अगला कथन है जो है निडेरियन यौन प्रजनन में सक्षम है, बिल्कुल सही बात है। ये अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों ही प्रकार के ये जनन करते हैं, ठीक है। क्या है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन भी करते हैं। अब इसके बाद देखिए जो है कुछ निडेरियन शैवाल के साथ सहजीवी संबंध जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सहजीवी में क्या होता है, परजीवी, परजीवी ये होता है जो परजीवी, सहजीवी, सहगमन जीव, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों जीव साथ साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन वो साथ साथ रहते हैं। सहजीवी का मतलब ये है कि हम वो जीव एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को उससे बेनिफिट भी होता है, ठीक है। और परजीवी को जो है एक को बेनिफिट होता है, एक को बेनिफिट नहीं होता है। अब इसमें क्या है, जो कुछ निडेरियन जो शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं, जैसे जूजेंथैले और क्लोरेला, पारस्पर क्या है, सहजीवी संबंध रखते हैं, ठीक है। और दोनों में क्या एक संबंध से दोनों ही को लाभ पहुंचता है, ठीक है। ऐसे निडेरियन और जो है डिप्लोफ्लेक्ट्स, ठीक है, डिप्लोफ्लेक्ट्स के बीच में एक संबंध क्या है, सहजीवी का इसमें संबंध है, ठीक है। और जो ज्यादातर इसमें सहजीवी से एक क्वेश्चन मैं लगभग देख रहा हूँ 3 साल से, और मेंस में भी देखा, इससे क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका बनता है जो सहजीवी, परजीवी, और इसको आप उसको उपसहजीवी, शायद ऐसे ही है कुछ, तो उसके बारे में आप अच्छी जानकारी कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, और पिछली साल प्री में भी आया और मेंस में भी आया था। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यह राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में बनाया गया था। इसे वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। भारत में पाई जाने वाली 9 गिद्ध प्रजातियों में से 7 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। वह नदी जो इस उद्यान से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, और इसमें क्या घड़ियाल, मगर तथा अन्य जलीय जीव का आवास है, और सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है, तथा यमुना की सहायक नदी है। इस रिजर्व के भूभाग की विशेषता व्यापक पठार और घाटियां हैं, ठीक है। अब आप इससे पता लगा सकते हैं कि इसमें किसकी बात हो रही है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी इसलिए कर दिया, लेकिन
अगर आप अपनी साइकोलॉजी लगाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और इसमें एक आइडिया लगाइए क्या कि जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और ये कहाँ है? ये हिमालय की राजा जी। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट शायद है शायद है उत्तराखंड में है। ठीक है, और इसमें कहा है, इसके बाद क्या है? दुधवा कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तराखंड में। तो चंबल नदी किससे होकर गुजर सकती है? ठीक है, चंबल नदी, वो सॉरी चंबल नहीं, यमुना नदी की सहायक नदी है जो यमुना नदी की जो सहायक नदी यमुना, अगर यमुना की बात होती तो ये देख सकते हैं कि उत्तराखंड से बंदरपूछ से निकली है, लेकिन यमुना की जो है सहायक नदी ये कहाँ पर आपको मिलेगी? ये लगभग आपको मध्य प्रदेश में। और इसमें एक हिंट और दी गई है, इसमें क्या? पहाड़ियाँ, पर्वत। ठीक है, और घड़ियाल और मगरमच्छ। ठीक है, घड़ियाल और मगरमच्छ आपके चंबल नदी में ही इसके आसपास पाए जाते हैं। तो ये कौन सा? ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अगर हम पन्ना राष्ट्र जो इसकी बात करें तो ये 22वां मध्य प्रदेश का जो है पन्ना जो 22 वो रिजर्व है, उद्यान है, और 5वां जो है टाइगर रिजर्व है। इसको विश्व में जैसे भारत में बनाते हुए आए तो ये 5वां जो टाइगर रिजर्व है। और इसमें कहाँ पर? ये विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत है उसमें अवस्थित है। और इसका जिला कौन सा है? जिला की बात करें तो ये जो है छतरपुर जिला पड़ता है वहाँ पर। और जो पन्ना जो मझगवां है वो एक हीरा की खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप देखना कि जो पन्ना मझगवां है ये क्या? हीरा की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए आप इसको मार्क कर लीजिए। और ये क्या है? शुष्क पर्णपाती जो है वन पाए जाते हैं यहाँ पर, और विस्तृत पठार और घाटियां भी हैं। ठीक है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जो 1981 में बनाया गया था और 1994 में से भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत घोषित भी किया गया था। ठीक है, और इसको बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के साथ भी 12वीं प्रविष्टि में शामिल किया गया था। अब इसकी नदी की बात करें तो अगर हम नदी की बात करें तो ये केन नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और इसमें घड़ियाल, मगर, और जो है घड़ियाल मगर की बात की गई थी, हाँ इस जो है इसमें जीव पाए जाते हैं। और ये सबसे कम जो है प्रदूषित नदी है और यमुना की सहायक नदी भी है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या? केन बेतवा जो है रिवर इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट अभी काम कर रहा है, जो चर्चा में भी रहा है। जो है केन बेतवा नदी को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट जो है करंट में भी रहा है, पिछले साल और इस साल भी। तो इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 5। इसमें क्या है? जो कथन दिए गए हैं इसमें क्या है? कथन नंबर 1 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना तथा समाप्त करना। ठीक है, इसके बाद कथन नंबर 2 है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC की तुलना में अधिक शक्तिशाली ओजोन क्षरण पदार्थ यानी ODS माना जाता है। ठीक है, ओजोन क्षरण पदार्थ। ठीक है, इसमें बताना है कि आपका कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, इसमें क्या है? आपके दोनों ही गलत है। ठीक है, दोनों क्या है? गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कब हुआ था? ये जो है 1989 में क्या था? एक जलवायु समझौता था। इसका पहले जब शुरुआती दौर में इसका उद्देश्य क्या था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन क्षरण को यानी इसकी रक्षा करना। ठीक है, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये किस में यूज होता था? आपका रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से। ठीक है, AC और फ्रिज में यूज होता था। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या क्लोरोफ्लोरो
जो है कार्बन को HCF में परिवर्तित कर दिया, तो ओजोन परत नष्ट नहीं हुई, लेकिन इससे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग जो है उत्पन्न हुई। ये ग्लोबल वार्मिंग के रूप में क्या है, एक शक्तिशाली यौगिक के रूप में, यानी तत्व के रूप में उभर के आया। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें क्या 2030 तक की बात की गई। इसमें क्या HFC के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना तथा समाप्त करना। ठीक है, और इसमें इसका लक्ष्य क्या था, 2030 तक। ठीक है, 2030 तक जो इसमें बात की गई है, और ये किसकी बात थी, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में परिवर्तित इसे कर दिया। ठीक है, नष्ट इसको क्या है, परत जो ओजोन परत को नष्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखते हैं अगला कथन। इसमें क्या बताया, ओजोन क्षरण को पदार्थ माना जाता है, किसको, क्लोरोफ्लोरो जो HFC, ये क्या है, ये इसकी तुलना में, ठीक है, क्या बता रहा है कि ओजोन क्षरण के लिए ये हानिकारक, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये हानिकारक था ओजोन क्षरण के लिए, लेकिन ये जो हानिकारक नहीं है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ये हानिकारक ओजोन क्षरण के लिए नहीं है, लेकिन ये किसके लिए है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए हानिकारक थे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसमें उल्टा बताया गया, तो ये कथन आपका गलत। इसमें क्या है, अगर हम इसकी जो बात करें, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसमें क्या है, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 2047 तक कितना 80% से अधिक कमी करने की बात कही गई थी। 80% से अधिक, मोर देन 80% की बात कही गई थी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये आपका, और कब, 2047 तक, यानी 47 तक। ठीक है, इसमें 30 दिया है, इसलिए ये गलत है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेटा प्लेटफॉर्म मरीन सैंडवॉच, डेटा प्लेटफॉर्म मरीन सैंडवॉच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समुद्री पर्यावरण में बालू और किसकी बात की है, डेटा प्लेटफॉर्म मरीन सैंडवॉच, यह पर्यावरण में यह समुद्री पर्यावरण में बालू और अन्य अवसाद निष्कर्षण पर पहला वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म है। सही है ये। ठीक है, इसके बाद है, इसे ग्रिड जिनेवा द्वारा विकसित किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का एक केंद्र है। ये भी सही है आपका। इसके बाद क्या है, यह ड्रेजिंग जहाजों के संचालन की पहचान करने के लिए जहाजों में स्वचालित पहचान प्रणाली यानी AIS सिग्नल तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का उपयोग करता है। ये भी सही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसका अनुमान है कि समुद्रीय एवं तटीय वातावरण में प्रत्येक वर्ष 50 से 100 अरब टन रेत और अन्य अवसादों का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या, ये गलत है आपका, क्योंकि इसमें 4 से 8 बिलियन टन बालू के अवसादों का निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में भी है। ठीक है, लेकिन ये खास तौर से हिंदी वालों के लिए है, और इंग्लिश वाले भी बोलते तो हिंदी होंगे, पढ़ें या कुछ भी करें। इंग्लिश पढ़ने में और उन्हें लिखने में सक्षम है, लेकिन वो बोलते तो हिंदी होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी कथन दिए गए हैं। इसमें क्या, पुष्पोद्वध फेनरोगेम के बीज रहित पौधों तथा पौधों जैसी संरचना होती है, जबकि क्रिप्टोगेम में बीज वाले पौधे होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला कथन देखते हैं। फेनरोगेम में एक विकसित संवहन प्रणाली का अभाव होता है, जबकि क्रिप्टोगेम में एक सुविकसित संवहन प्रणाली होती है। कथन नंबर 3 है, भारत के
पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड के जो देहरादून में किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका जो है ये वाला आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। ये दोनों जो है आपके ऑप्शन गलत हैं ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, ठीक है। अब थोड़ा विश्लेषण इसके बारे में कर लें। क्या है ये कि जो अगर हम फेनरोगैम की बात करें तो ये बीज युक्त पादप होते हैं जिसमें बीज होता है, ठीक है। बीज जिसमें होता है, और ये कैसे उन्नत किस्म के पौधे होते हैं, ये उन्नत पौधे होते हैं, ठीक है। और ये पौधे जो है सुवेदित भी होते हैं। अगर सुवेदित का मतलब समझ, जो पादप जो है शरीर की अलग अलग जड़ों से अंकुर और मतलब शरीर के अलग अलग अंगों से अंकुर और पत्तियां में विभाजित होते हैं। जड़, अंकुर और पत्तियों में विभाजित होते हैं, और ये बहुकोषीय भी होते हैं। ये क्या यूकैरियोटिक तथा क्लोरोफिल युक्त पौधे होते हैं, ठीक है। इसमें फेनरोगैम को दो समूह में वर्गीकृत किया गया है, जिसे हम कहते हैं अनावृत बीजी और आवृत बीजी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब जो इसकी बात करें, जो जो ऑप्शन नंबर 1 है और 2 है, इसमें क्या, जो क्रिप्टोगैम की बात करें, ये क्या एक ऐसा पौधा है जो जीवाणुओं की सहायता से प्रजनन करता है, ठीक है। इसका जो कारण है, उन्हें क्या फूल रहित या बीज रहित पौधे या निम्न पौधे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो बीज रहित या मतलब निम्न पौधे भी कहा जाता है, या फूल रहित, ठीक है। विकसित संवहनी तंत्र इसमें क्या होता है, जो नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें विकसित संवहनी तंत्र नहीं होता है। इसमें क्या है, संवहनी तंत्र का अभाव होता है, जबकि क्रिप्टोगैम में एक सुविकसित संवहनी प्रणाली होती है, ठीक है। एक मिनट, इसमें क्या संवहनी प्रणाली नहीं होती है, ठीक है। क्रिप्टोगैम में एक संवहनी प्रणाली नहीं होती है, ठीक है। तो ये गलत है आपका। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक की जो है एक प्रकाशन जारी किया गया था, तो वो किसने जारी किया था, ठीक है। ये बताना ये किसने जारी किया था। जैसे ऑप्शन इसमें दिया गया वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण द्वारा, ऑप्शन सी है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा, ऑप्शन डी है वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार कीजिए, इसमें क्या है, निकेल, पायरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उपरोक्त में से कितने प्रदूषक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों यानी NAAQS के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें बताया कि कौन कौन से ऐसे वो हैं जो गैसें हैं, जिसमें निकेल, पायरीन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसमें कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, किसके, प्रदूषक राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता, जिसे हम वायु गुणवत्ता के लिए उसको हम मानते हैं। तो इसमें क्या है, देखो इसमें आपकी जो है, अगर हम इसकी बात करें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तो है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसमें क्या है, पायरीन, ठीक है, इसमें ये पायरीन भी है, और शायद कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड है जो इसके तहत आती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरनाक है, लेकिन उतनी पर्याप्त है। कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक मानी नहीं गई है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक नहीं है, ये वायु गुणवत्ता को खराब नहीं करती है, मतलब वायु गुणवत्ता पे असर नहीं डालती है। इसका क्या है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, लेकिन इसकी ज़रूरत भी है। अगर ये नहीं हो तो पेड़ पौधे इसके जो है इसकी अभाव में विकसित नहीं हो सकते, ठीक है।
ऑक्सीजन अगर मनुष्य के लिए, मानव या जीव के लिए जरूरी है, जितने जीव हैं उनके लिए अगर ऑक्सीजन जरूरी है, तो जितने पादप हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उतने ही जरूरी है। और हमें पृथ्वी पर अगर जीव को भी उत्पन्न रखना है तो हमें पादप को भी उत्पन्न रखना है, तो एक दूसरे के परस्पर सहयोग से जीवन सक्षम है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका सी। अगर हम इसकी बात करें, NAAQS की बात करें, तो इसमें क्या है, ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है। ठीक है, पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया जाता है और ये 2019 में शुरू हुआ था। और राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने में जो है, गुणवत्ता के प्रबंधन में राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने में इसका पहला प्रयास था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्ट बेस भी है और सोच मतलब दिमाग को चौंका देने वाली चीज भी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, चंद्रताल आर्द्र भूमि, इसका जो अवस्थिति है उसको हमें मिलान करना है। चंद्रताल जो है आर्द्र भूमि, ऑप्शन आगे दिया गया उत्तराखंड। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये गलत है। ठीक है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद है सूर सरोवर, ये आंध्र प्रदेश में दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश आगरा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आगरा में। इसके बाद शांक सागर की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश दिया गया, जबकि ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और अंशुपा झील जो है ये कहाँ पर है, ये जो उड़ीसा में है, इसमें मध्य प्रदेश में दिया गया। तो इसमें क्या है, कोई सा भी कथन सही नहीं है, इसके सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ताल समझ के मत उत्तराखंड कर देना, क्योंकि इसीलिए तो ऐसा होता है, तुक्का नहीं लगाना चाहिए, तुक्का से थोड़ा बचना चाहिए। और जो यूट्यूब पर दिखाते हैं बड़े बड़े महान लोग भाई, तुक्केबाज, मतलब जो जैसे तुक्का सफल कराने वाले, उनसे थोड़ा बचिए, क्योंकि अगर आपका माइनस मार्किंग में अगर जाएगा, आप अपने विचार से अगर समझ सकते हैं तुक्का फायदेमंद है या आपको लगता है फायदेमंद है तो आप लगाइए। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट तुक्का के लिए नहीं करूंगा। तुक्का कहाँ पर जरूरी है कि अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लें और दो पर आप 50% पे आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला है, उत्तरी यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के आसपास केंद्रित इसका तापमान अपेक्षाकृत मध्यम ठंडा रहता है। अधिकतर स्प्रूस, कुछ चीड़ और देवदार के साथ प्रमुख वनस्पतियां शंकुधारी सदाबहार, जीव जंतुओं में पक्षी, बाज, फर जो है वाले जो है मांसाहारी, छोटे मिंक, एल्क, तेंदुआ, साइबेरियाई बाघ, बुलवरिन, भेड़िए आदि शामिल है। यह सबसे संभावित वर्णन किसका है, ये कौन से वन का संभावित वर्णन है, ये किसका है, ये टैगा का है। ठीक है, टैगा का ये वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेना चाहें, यानी पता करना चाहें, देखिए ये जैसे ये कोई पर्वत है। ठीक है, ये पर्वत है, इसमें क्या होता है, नीचे आपकी जो है, नीचे जो है गर्मी रहती है, यहाँ पर क्या हॉट रहता है, तो ये ट्रॉपिकल बन जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है सब ट्रॉपिकल। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ऊपर इधर हॉट और इधर को कोल्ड, तो ऊपर जाकर के किसका हो जाता है, ये जो है टुंड्रा। ठीक है, ऊपर जो है टुंड्रा वन हो जाता है, और इसके बाद है नीचे जो इसके बाद का जो है ये पर्णपाती वन हो जाता है। इसमें क्या है, शंकु, यहाँ पर आता है आपका टैगा, ये टुंड्रा, ये टैगा। ठीक है, ये जो है सदाबहार वन, जिसे कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया को, जिसे हम बोलते हैं पर्णपाती सदाबहार वन, और ये है पर्णपाती वन, सॉरी ये है सदाबहार वन। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिवाइड होता है एक पर्वतीय क्षेत्र में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है अधिपाद। ठीक है, जो एपीफैट्स की बात करें तो एपीफैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो एपीफैट क्या है, कथन नंबर 1 है, वे मेजबान पौधे की सतह पर उगती हैं। ठीक है, अगला कथन है, मेजबान पौधे उन्हें सूर्य के प्रकाश तक पहुंचने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला कथन है, ये प्रकृति में परजीवी होते हैं। ये प्रकृति में कैसे होते हैं,
परजीवी होते हैं। तो इसमें क्या है, आपका जो है ये मेजबान पौधे की सतह, मतलब जिस पौधे पर ये रहते हैं उसकी सतह पर उगते हैं, ये क्या है, एक तरीके से ये क्या परजीवी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका कथन जो है पहला वाला कथन ये सही है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, मेजबान पौधे उन्हें सूर्य के प्रकाश तक पहुंचने में सहायता करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, ये प्रकृति में परजीवी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इनकी सहजीवता होती है, ये परजीवी नहीं होती। परजीवी पौधा वो होते हैं जो एक को नुकसान देते हैं और दूसरे को नुकसान, मतलब लाभ उठाता है। दूसरा पौधा लाभ उठाता है, एक पौधे को नुकसान होता है। तो इसमें क्या है, ये नुकसान नहीं होता है। इसमें क्या है, आपके इसके दो ऑप्शन सही है। ठीक है, ये दूसरे पौधे की सतह पर रहता है। ठीक है, अपना जीवन यापन करता है और एक दूसरे की सहभागिता दर्शाता है। ठीक है, ये सहजीवी होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए। हरा शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, डायटम और डाइनोफ्लैजेलेट्स उपयुक्त में से कौन से महासागरों की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पाद है? तो ये सभी है। ठीक है, ये क्या है, ये सभी है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक कथन कारक वाला आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके देखते हैं आगे क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी उद्योग के संचालन, निषेध, बंद करने या विनियम के लिए निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत करता है। ठीक है, इसमें क्या है, इस अधिनियम से जो है लोकस स्टैंडी के नियम को शिथिल कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कथन जो है आपका ये अलग अलग लगता है। ठीक है, कथन दोनों ही सही है, लेकिन इसमें क्या है, व्याख्या नहीं करता। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कथन दो जो है, कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि जो 1986 के संबंध में बताया जाता है, उस अधिनियम के बारे में बताया, इसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी उद्योग, किसी भी उद्योग को संचालन, निषेध यानी बंद करने का, चालू करने की अनुमति, उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आपका दोनों ही इसके कथन सही हैं और जो एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय अम्लीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या देखना है, यह महासागरों द्वारा कार्बन यौगिकों के अवशोषण के कारण महासागर के पीएच मान में कमी करती है। ठीक है, पीएच मान में क्या करती है, कमी करती है। दूसरा कथन है, ये सही है। दूसरा कथन है क्या है, इसमें क्या है, यह कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम करता है और इसलिए यह कम जो है कैल्सी भवन होता है। ठीक है, तीसरा है, यह सागरीय जल को समुद्री जीवों के लिए कम संरक्षक बनाता है, ये गलत है। ठीक है, ये क्या गलत है और ये कथन आपका सही है। तो यह केवल गहरे महासागरीय क्षेत्रों में होता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया आपका केवल 2। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण और मौजूदा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने में संबंध है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये अनुच्छेद आपका 3 जो है ये अनुमति देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 अनुमति देता है कि जो है कौन सा अनुच्छेद जो है वह पूछा गया था इसमें, और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण और मौजूदा जो है केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों, उन सीमाओं के नामों में परिवर्तन करने के लिए जो ताकत देता है वो क्या है, आर्टिकल 3। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 22 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 22
इसमें पूछा गया है कि दंडात्मक हिरासत के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, दंडात्मक की बात की गई। ठीक है, क्या है दंडात्मक, एक निवारक हिरासत हो, एक दंडात्मक। अगर दंडात्मक है तो उसमें उसे बताना अनिवार्य है कि हम इसकी वजह से आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कथन, निवारक हिरासत से सुरक्षा केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। ये गलत है। ठीक है, आर्टिकल जो 20 और 22 है, ठीक है, ये कभी निलंबित नहीं हो सकता और ये मूल अधिकार ऐसा है जो सबको प्राप्त, चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी हो। तीसरा है निवारक हिरासत कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को हिरासत किसी भी सीमा किसी भी परिस्थिति में 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये अब आपका गलत है क्वेश्चन। ठीक है, अधिकतम अगर बात करें अधिकतम अवधि के लिए जो है किसी भी व्यक्ति या कोई भी वर्ग का हो या किसी भी हिरासत के तहत उसे हम हिरासत में ले सकते हैं और 3 महीने से अधिक अवधि के हिरासत में उसे रखा जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि थोड़ा गड़बड़ है या कोई दंगा होने के चांस है, इस शक के आधार पर वो रख सकते हैं 3 महीने से ज्यादा भी। ठीक है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मूल कर्तव्य है जो कथन दिए गए 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित कर्तव्यों की मूल सूची का हिस्सा रहा। ठीक, इसके बाद क्या है, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना मूल कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसमें क्या, संविधान न्यायालय द्वारा उनके सीधे प्रवर्तन का प्रावधान नहीं करता। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 6 से 14 वर्ष की तो बात सही है, लेकिन इसमें क्या 42वां संविधान संशोधन नहीं था, ये 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और इसमें ये लागू किया गया था मूल कर्तव्य के रूप में, इसलिए ये गलत है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 51A में आते हैं। ठीक है, 51A में मूल कर्तव्य को जो है विवरण है, और इसके जो अगला वो है क्या है कि देश की रक्षा जो आवश्यकता पड़ने पर प्रदान करना मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, लेकिन ये गलत है। क्या ये शामिल है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है संविधान, जो अगला कथन है संविधान न्यायालय द्वारा उनके सीधे प्रवर्तन का प्रावधान नहीं करता, ये सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 10 से 15% के बीच में, इसमें ये 10 गलत है। इसमें मिनिमम कोई सीमा नहीं है, लेकिन अधिकतम की सीमा दी गई है कि इसमें 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें मिनिमम की कोई संभावना नहीं है, कोई लिखित नहीं है। इसके बाद है जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, वहीं अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, ये गलत है। अन्य मंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदन, नहीं ये लोकसभा के, ठीक है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, किसमें, सामूहिक रूप से। ठीक है, इसमें ये क्या दोनों ही कथन आपके गलत है, इसका सही, वो तीनों ही कथन गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मंत्रिमंडल दी गई, जो समिति दी गई उसके अध्यक्ष। ठीक है, मंत्रिमंडल और समिति उसके अध्यक्ष के बारे में बताया गया।
इसके बाद देखते क्या है, मंत्रिमंडल समिति और उसके अध्यक्ष। अब देखिए राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति प्रधानमंत्री, ये सही है, ठीक है। अब संसदीय कार्य मंत्रिमंडल समिति, ये संसदीय कार्य मंत्री, ये गलत है। सुरक्षा पर मंत्रिमंडल की समिति, ये रक्षा मंत्री, ये भी गलत है। और ये आर्थिक मामलों की जो है मंत्रिमंडल समिति, ये वित्त मंत्री, ये भी गलत है। इसमें पूछता है कि कौन से सही सुमेलित है, तो इसमें क्या केवल एक सही सुमेलित है, ठीक है। अब हम इसकी बात कर ले थोड़े। अगर हम इसकी बात करें जो है संसदीय मामलों की जो है मंत्रिमंडल की समिति जो है, एक विधायी एजेंडा होता है, उसके द्वारा तय होती है, ठीक है। इसमें जो समिति का जो मंत्री होता है वो गृह मंत्री होता है। उस समिति का जो मंत्री होता है वो क्या होता है, गृह मंत्री होता है। जो संसदीय कार्य मंत्रिमंडल समिति की जो एक एजेंडा पहले ही से एक जो विधायी एजेंडा तय किया जाता है, जो कब जो सत्र निर्धारित करती है और संसदीय प्रक्रियाओं को जो है निपटाती है और निपटती है, इसको क्या, गृह मंत्री, ठीक है, जिसे होम मिनिस्टर कहते हैं। इसके बाद सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति। अगर हम सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें जो इसकी अध्यक्षता करता है, कौन करता है, ये प्रधानमंत्री करता है, रक्षा मंत्री नहीं करता। अब आर्थिक मामलों की जो है इसका उत्तरदायी प्रधानमंत्री पर होता है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी समिति सदन में प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के मामलों पर विचार करती है एवं सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करती है। लोकसभा में इस समिति में पदेन अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष सहित जो है 15 सदस्य होते हैं। ये मंत्री के बारे में बताया गया, वो समिति के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें नियम समिति होती है जिसमें 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। और ये जो विवरण दिया गया ये होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की है, ठीक है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया है। तो इसमें देखना है कौन सा सही नहीं है, हमें गलत देखना है। तो ये क्या है, ये दोनों ही गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। लेकिन एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या है, पहले आपको जिला न्यायालय में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी यूपीएससी के तहत, उसके बाद आप 10 साल तक काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे तब आपको हाई कोर्ट लेगा। उसके बाद भी कम से कम या 10 साल तक के वकील रहे हों या 10 साल आपने काम किया हो तो उसमें फिर आपको सुप्रीम कोर्ट वो भी चयन करेगा। तो इसमें क्या, उम्र वैसे ही हो जाती है, इसमें कोई निर्धारण नहीं है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित, ये भी गलत है, ठीक है। इसमें कोई निश्चित नहीं है। इसका क्या है, अगर आप 63 साल की उम्र में अगर आप चीफ जस्टिस बन गए या सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, लेकिन तो आपको 65 की उम्र में आपको रिटायर कर दिया जाएगा, आपका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है कथन और कारक है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ठीक है, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, क्या है, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता। हाँ बिल्कुल सही है ये। इस अवधि में उसे राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका गलत ऑप्शन है। आपका एक कथन जो है सही है और दूसरा कथन गलत है, ठीक है। वह भी क्या है, अगर राज्य के विधानमंडल में अगर वो सदस्य नहीं है फिर भी वह मुख्यमंत्री बना रह सकता है, ठीक है, वह बन सकता है। और इस अवधि के दौरान उसे 6 माह के भीतर राज्य जो विधानमंडल है दोनों सदनों में से किसी एक, ठीक है, एक के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, ठीक है।
इसमें राज्य विधानसभा की बात की गई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी से एक, आप विधान परिषद में आ जाए या कहीं से। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य जो है निर्वाचन आयोग को हटाया जा सकता है, किस तरीके से? राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं है, राज्य के विधानसभा द्वारा नहीं है, मुख्यमंत्री के एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से नहीं। राज्य जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन की प्रक्रिया के समान है, ठीक है। जिस तरीके से हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी प्रक्रिया से हम राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पेशा यानी अनुसूचित क्षेत्र जो है तक विस्तृत, इसमें क्या है? पेशा कानून की बात की गई है, पेशा अधिनियम की बात की गई है। तो इसमें क्या है? अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 5वीं और 6ठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू होता है, ठीक है। ये क्या है? 5वीं और 6वीं अनुसूची पर वर्णित क्षेत्रों में लागू होता है। ये क्या है? जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान के लिए होता है। तो ये क्या है? ये गलत है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन फंसाते हैं, इसी प्रकार से। यह ग्राम सभा को पंचायत द्वारा कार्यान्वयन से पूर्व आरंभ की गई विकास योजनाओं को स्वीकृत देने के अधिकार को प्रदान करता है। जी, ये सही है आपका। अब इसमें क्या है? गौड़ खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन के लिए रियायत प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें क्या है? केवल दो कथन आप इसके जो है सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, 6ठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति, कथन नंबर 1 है, राष्ट्रपति स्वशासी जिले या क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय की जांच और रिपोर्ट प्रदान करने के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। अब अगला क्या है? अगला कथन है, राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित और पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको ये जो दूसरा कथन दिया गया है, ठीक है, और इसमें क्या दूसरा कथन आपका सही है, ठीक है। दूसरा कथन आपका सही है, क्योंकि जो राज्यपाल है उसको स्वशासी जिलों को स्थापित करने और पुनर्स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। वह किसी भी स्वायत्त जिले की सीमाएं को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक है। ये क्या है? किसी भी स्वशासी जिलों में। अब इसमें जैसे 4 जो स्वशासी जिले हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र की बात की गई है, तो वहां पर इस तरीके की जो है राज्यपाल कर सकता है, ठीक है। और इसमें कोई राज्यपाल स्वशासी जिलों के लिए कोई जो है आयोग की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या राष्ट्रपति नहीं कर सकता। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा केवल बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें बताना है कि एकात्मक विशेषता कौन कौन सी हैं, ठीक है। जो एकात्मक विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें दिया गया है एकल संविधान, बिल्कुल सही है। एकीकृत न्यायपालिका, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा, मतलब पूरे भारत में जो है एक ही प्रक्रिया चलती है। जैसे अगर यूपीएससी अखिल भारतीय सेवा है तो इसकी प्रक्रिया पूरे भारत में, यानी जहां तक उसकी सीमा है वहां तक यही नियम लागू होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके चारों के चारों ही ऑप्शन सही है, यानी उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो है कथन नंबर 1 है, संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत का जो है न्याय निर्णय कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला है, अंतर्राज्यीय परिषद एक वैधानिक निकाय है जिसकी उत्पत्ति सरकारीय आयोग की सिफारिशों में हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं,
भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा जो विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अगर कथन की बात की जाए तो इसमें कथन आपका जो सही पूछ रहा है तो कथन आपका 3 सही है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम इसकी बात करें जो कानून बनाने की, इसमें क्या अनुच्छेद जो 261 में सार्वजनिक कार्य और अभिलेख या न्यायिक कार्य जो है, जो कार्यवाहियों के संबंधित विवरण है अनुच्छेद 261 में। ठीक है, अब इसकी बात करें अगर हम, एक मिनट, ये अंतर्राज्यीय परिषद है जो वैधानिक निकाय है, ये क्या है, ये संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका संविधान में विवरण है जो 263 जो आर्टिकल 263 में इसका विवरण है, इसलिए ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, और ये क्या न्यायपालिका इसके निपटारा करती है, तो ये संसद वाला गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा हेलो। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ी शंका जो है, इसको क्वेश्चन को भी हम इस पे आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, आप इस पर देख लेना या हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे कि उसमें थोड़ी कुछ शंका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हम देख के बताएंगे फिर। अब देखते हैं इसमें क्या है, संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान के भाग जो है 11 के तहत एक विधिक अधिकार है, सही है ये। इसे संसदीय विधि के माध्यम से विनियमित या संशोधित किया जा सकता है। यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। यह केवल कार्यकारी क्रिया के तहत निजी संपत्ति की रक्षा करता है, तो इसमें क्या है, ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, अब नहीं है। ठीक है, तो ये क्या, पहले ये मूल ढांचे का हिस्सा था क्योंकि आर्टिकल 30 में संपत्ति का अधिकार था, ये मूल अधिकार में था, लेकिन अब ये हिस्सा मूल ढांचे का नहीं है। ठीक है, और यह केवल कार्यकारी क्रिया के तहत निजी संपत्ति की रक्षा करती, ये गलत है। ठीक है, और बाद बाकी आपके सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। अब देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है। ठीक है, इसमें गलत कौन सा है। अब देखता है, निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अलावा भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए भी चुनाव कराते हैं, सही है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त पात्र है, सही है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया, ये भी सही है। तो अब इसका क्या है, ये चौथा है, यही गलत होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। संविधान में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड निर्धारित किया गया, ये गलत है। ठीक है, कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया था। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपातकालीन प्रावधानों के संसदीय अनुमोदन या निरसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये दिया गया क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है, 42वें संविधान संशोधन में नहीं था ये। ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन में था जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद है अगला जो है, आपात की उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी गलत है। अब इसके बाद देखते हैं, उद्घोषणा को रद्द करने के लिए दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत
से पारित किया जाना, ये भी गलत है। 38वें संविधान संशोधन से पूर्व उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा स्वयं रद्द किया जा सकता है। 38वें संविधान संशोधन की बात नहीं है, ये 44वें संविधान संशोधन की बात है। ठीक है, ये क्या है, 44वें संविधान संशोधन की बात है। तो उपरोक्त में से कितने सही हैं? एक मिनट, क्या है इसमें? एक भी है ही नहीं है, तो इसमें क्या, आपातकाल की उद्घोषणा दोनों सदनों से पारित विशेष, ये सही है। ठीक है, ये जो है ये सही है, क्योंकि इसमें चारों गलत का ऑप्शन है नहीं, तो इसमें एक तो सही होना ही चाहिए, तो इसमें ये सही है। ठीक है, ये वाला क्या है, सही है आपका दूसरा। आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, ये सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के राजद्रोह कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब ये क्या राजद्रोह कानून है, तो उसके बारे में बताना है। इसमें क्या है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 134 के अंतर्गत राजद्रोह के दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, 124 है। ये क्या है, 124 ए के तहत राजद्रोह का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद यह विधि सरकार के जो विरुद्ध निष्ठाहीनता, शत्रुता और संभावना और असहमति को समाहित करती है। तो इसमें क्या है, ये असंतोष को है। ठीक है, विश्वासघात की जो अभिव्यक्ति को है, असंतोष को करने का जो विश्वासघात तथा शत्रु के सभी भावना इसमें शामिल है। अब यह एक प्रशासनीय और गैर जमानती अपराध है। ठीक है, यह क्या है, यह एक प्रशासनीय और गैर जमानती अपराध है। क्या प्रशासनीय, प्रशासनीय नहीं, प्रशमनीय गैर जमानती अपराध है। इस विधि के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को सरकार नौकरी से वर्जित कर दिया जा सकता है, सरकारी नौकरी। ये सही है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, वर्ष 2005 में 5 से उत्पन्न होने वाले संपत्ति विभाजन के लिए महिलाओं को जो है सामुदायिक के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, दूसरा है, इस विधि के अंतर्गत बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं आर्य समाज, ब्रह्म समाज एवं अनुयायी समाज को भी हिंदू माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जो है एक कथन आपका सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन पूछ रहा है, तो इसमें क्या, कौन सा कथन सही है, तो कथन जो है 2 है आपका। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, आर्य समाज, ब्रह्म समाज को हिंदू माना जाता है, ये तो सही है। सामुदायिक रूप में मानता संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये गलत है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस विधि के अंतर्गत चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या की मध्य सीमा बनाती है। कथन नंबर 2 है, तंगानिका झील तेरे, तंजानिया और जाम्बिया के मध्य सीमा बनाती है। कथन नंबर 3 है, चाड झील चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून के जो है मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये क्या, कैमरून के मध्य सीमा बनाती है, तो इसका सही
जो आंसर हो जाएगा इसमें तीनों ही कथन आपके सही है, ये तीनों ही कथन जो है सही है, इसमें तीनों आंसर हो जाएगा सभी तीन। निम्नलिखित जो है युग्मों में युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बंदरगाह दिए गए हैं और इसमें क्या है देखिए कोलकाता बंदरगाह यानी कोची बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह। ये तो सही है, ठीक है, ये क्या है, ये सही है। और इसके बाद जो है अगर हम इसकी बात करें 3 बधावन बंदरगाह, ये 12वां नहीं है, ये क्या है 13वां है, ठीक है, ये 13वां है। तो ये 13वां है, तो इसके हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, 2 युग्म सही है। कौन कौन से, कोलकाता और ये कोची बंदरगाह और कोलकाता वाला, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है पहाड़ियां और अवस्थिति, ठीक है। शेषचलम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, और इसमें दिया गया किसकी जो है, अगर हम बात करें शेषचलम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, तो ये सही है। अब जवादी पहाड़ियों की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। इसके बाद सतमाला पहाड़ियाँ, ठीक है, सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ है, उड़ीसा में, ये कहाँ महाराष्ट्र में है। अनामुडी पहाड़ियाँ केरल, ये 2, इसके सही कितने, 2 युग्म सही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, दक्षिण गोलार्ध यानी जो दक्षिण गोलार्ध के सामान्यतः वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिण गोलार्ध की बात की है, ठीक है, दक्षिण गोलार्ध की जो सामान्यतः सबसे बड़ा दिन होता है वो है कौन सा, दिसंबर माह के दूसरे भाग, ठीक है, दूसरे पखवाड़े में, ठीक है, दूसरे भाग में होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क को गलाने के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ये सही है। इसके बाद है मैग्नीज मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों में से संबंधित है, ये भी सही है। इसमें क्या है, राजस्थान मैग्नीज का प्रमुख राज्य है, ये गलत है, ठीक है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, रंग रोगन और बैटरी के निर्माण में करते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जो उड़ीसा है, उड़ीसा ये मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है, उड़ीसा, राजस्थान नहीं है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, देश दिए गए हैं उसमें उस पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से यूक्रेन के साथ सीमा जो है स्थल सीमा साझा करता है, तो कौन कौन जो है यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यूक्रेन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, 4345 किलोमीटर है, मील है, ठीक है, लगभग 7,000 है, 8 किलोमीटर कम 7,000 है, ऐसे हमें याद किया था, 8,000 कम, वो 8 किलोमीटर कम 7,000 है, ठीक है। और इससे सीमा साझा करने वाले देश हैं जैसे जो है पोलैंड है, ठीक है, पोलैंड सीमा साझा करता है। इसके बाद जो है बेलारूस है, बेलारूस तो बहुत चर्चा में रहा, ये भी सीमा साझा करता है। और इसके बाद जो है जो है और कौन है, हंगरी, रूस और स्लोवालिया भी है, स्लोवालिया और बेलारूस हो गए, और रोमानिया, रूस, हंगरी, हाँ इतने जो है सीमा साझा करते हैं। तो इसमें क्या केवल 3 जो इससे सीमा साझा करते हैं यूक्रेन से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में कुल जो अधिष्ठापित विद्युत का लगभग 5% जल विद्युत से प्राप्त होता है, ठीक है, 5% क्या जल विद्युत से प्राप्त होता है। अब इसके बाद है एक मिनट, भारत का कुल अधिष्ठापित विद्युत का लगभग 5% जल विद्युत से प्राप्त होता है, सही है। अधिष्ठापित क्षमता के संदर्भ में भारत की दोहन योग्य जल विद्युत क्षमता लगभग 1,48,700 मेगावाट अनुमानित है, ठीक है, सही है।
इसमें भारत में जल विद्युत उत्पादन 19वीं सदी के अंत में दार्जिलिंग को विद्युत आपूर्ति हेतु वर्ष 1997 में एक जल विद्युत संयंत्र स्थापना के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें दो ऑप्शन आपके सही हैं, दो ऑप्शन जो है सही है। कथन एक सही इसलिए नहीं है क्योंकि 11% है। ठीक है, 5% नहीं है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, लोहा अयस्क के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर्नाटक देश में लोहे अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। ठीक है, झारखंड में लौह अयस्क के जो है 25% भंडार मौजूद हैं और यह देश में कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 11.1% है। ये गलत है क्योंकि ये लगभग 11% एक जो है, हाँ सो ये 13% तो जी है। ठीक है, कर्नाटक 13%, ठीक है, ये 11% है जो है। ये क्या है, ये 11%, ये भी सही है। भारत विश्व में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, निर्यातक की बात की गई है। ठीक है, तो ये 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है, तीसरा नहीं है। ये क्या 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है, तो इसमें क्या है, दो ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। देखिए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, कर्नाटक, केरल, असम, उड़ीसा। इसमें क्या है, असम, उड़ीसा। उपयुक्त में से कितने राज्यों को आमतौर पर एरेका नट उत्पादक राज्य के रूप में माना जाता है? ठीक है, एरेका नट, तो इसमें क्या है, 3 राज्यों को माना जाता है। ठीक है, 3 राज्यों को। अब इसमें क्या है, जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक है 40% और केरल है 25%, असम है 20%। ठीक है, और उड़ीसा इसमें नहीं है एकरा नट उत्पादन में। तो सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, जो जलाशय दिए गए और एक तरफ राज्य दिए गए, जैसे राणा प्रताप सागर। अब राणा प्रताप सागर कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, तो ये गलत है, सही से मेरे बताना। पंचायत की बात करें, पंचायत झारखंड में है। ठीक है, तिलैया की बात करें, तिलैया कहाँ पर है, तिलैया भी आंध्र प्रदेश में, ये झारखंड में। रामागुंडम की बात करें तो ये तेलंगाना में। तो इसमें केवल एक युग्म सही है और 3 युग्म गलत है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है, तो इसमें क्या है, साहित्यिक रचना और लेखक। ठीक है, साहित्यिक रचना और लेखक। इसमें क्या दिया गया है, जो इरामावतारम कम्मन, ये सही है। रामचंद्र चरित्र पुराण तुलसीदास, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि ये नागचंद्र की रचना है। ठीक है, इसके बाद है पंचरात्र भास, ये भी सही है। पंचरात्र भास ये भी सही है। लीलावती प्रबंधन नियमित नाथ, ये गलत है। तो इसमें क्या, एक मिनट, एक मिनट, 1, 2 और 3। ठीक है, ये 3, ये भी सही है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महिला स्वतंत्रता सेनानी और जिसके लिए जाना जाता है। ठीक है, तो किसके लिए जाना जाता है उसके बारे में ये बताया गया है। देखिए, मातंगनी हजारा, ये क्या है, तमलुक पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करने के लिए 6000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया, ये सही है। एबी कुट्टी मालू अम्मा, ये क्या, अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया एवं तुम अपना कर्तव्य निभाओ और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी के नारे के साथ जवाब दिया, ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। अरुणा आसफ अली गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराया, ये भी सही। तो 1 और 3 ये सही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, फ्रांसवा वर्नियर, पीटर मुद्दी थे। ठीक है, तो कौन थे ये भारत आए एक यात्री थे। ठीक है, ये क्या, भारत आए एक यात्री थे। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से कौन सा पेयॉन्स शब्द की व्याख्या करता है? पेयॉन्स शब्द की व्याख्या करता है।
तो इसमें क्या है, किसानों द्वारा माल तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल नहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक प्रकार का उपकरण नहीं। वह सामग्री जो कृत्रिम रूप से उत्पादित की जाती है, जिसका उपयोग मोती, चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन का निर्माण करने के लिए किया जाता है, यही इसको ही कहते हैं पेयांस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेदों में शाश्वत सहित समाहित है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य वर्ग और मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए वैदिक यज्ञों की दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है। उपरोक्त कथन प्राचीन भारत के भारतीय दर्शन के निम्नलिखित में से किस प्रणाली को मूल मान्यताओं में एक को दर्शाता है? ठीक है, तो कौन सी मूल मान्यताओं को एक को दर्शाता है? ये कौन सा? मीमांसा दर्शन है। ठीक है, मीमांसा दर्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन शहर मांडू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या है? यह गौरी वंश की राजधानी थी। ठीक है, यह क्या है? गौरी वंश की राजधानी थी। ठीक है, गौरी राजवंश थे जो है, इसका नाम होसगंग शाह द्वारा जो स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना सुल्तान बाज बहादुर ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? सुल्तान बाज बहादुर ने की थी। ये गलत है। इसकी स्थापना किसने की थी? होसगंग शाह ने। ठीक है, और मांडू की पठान वास्तुकला दिल्ली की संरचनाओं की तरह है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। तो इसके कथन 1 और 2, केवल 2 सही है इसके। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की गुफा परंपराओं के संदर्भ में महाजनक, जातक, उमंग जातक, मारा विजया निम्नलिखित में से किस गुफा समूह में देखे जाते हैं, देखे जा सकते हैं? ठीक है, तो ये किसमें? अजंता गुफाओं में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम देखते हुए, वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।